देशहित, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। नमस्कार, देशहित में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देखिए, हमने वादा किया था कि देशहित शुरू कर देंगे ठीक 7:55 पर, जिसमें आपका हित दिखाएंगे और इस देश का हित दिखाएंगे। खबर हर कोई दिखाएगा, लेकिन खबर में किस तरह से आपका हित मतलब देश का हित छुपा है वो सिर्फ जी न्यूज का शो देशहित आपको बताएगा। और 5 बड़े सवाल भी हम देशहित में उठाएंगे, लेकिन उससे पहले 20 बड़ी खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला। कर्नाटक के बीदर में कहा नाले से गैस निकालना और पकौड़े बनाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को रोजगार देने की नीति। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने फ्रांस से राफेल विमान को 540 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन मोदी सरकार उसी विमान को 1600 करोड़ रुपए में खरीद रही है। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा राष्ट्रीय सुरक्षा की नीतियों की अनदेखी कर रहे हैं राहुल गांधी, विदेश नीति का ज्ञान नहीं है इनको। करुणानिधि की मौत के बाद परिवार में विरासत की जंग शुरू हो गई है। बड़े बेटे आरागिरी ने खुद को बताया करुणानिधि का राजनीतिक वारिस। एनआरसी पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया बांग्ला विरोधी। बीजेपी सांसद ओम माथुर का बयान 2019 में पूरे देश में लागू करेंगे एनआरसी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का 89 साल की उम्र में निधन हुआ। पीएम समेत देश के दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। चीफ सेक्रेटरी अंश प्रकाश से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया को आरोपी बनाया। चार्जशीट में 11 विधायकों की भी नाम। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद पर अज्ञात शख्स ने की फायरिंग। बाल बाल बचे, आरोपी फरार। 15 अगस्त से पहले लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जवानों ने हिस्सा लिया। कई रूट्स में बदलाव से दिल्ली में जगह जगह ट्रैफिक जाम। पाकिस्तान ने अपनी जेलों में बंद 30 भारतीयों को रिहा किया। 36 साल से लाहौर जेल में बंद गजानन शर्मा भी वाघा बॉर्डर से वतन लौटे। भारत ने भी 7 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया है। इमरान खान की बहुमत की अग्नि परीक्षा। आज संसद की पहली बैठक में नए सदस्यों ने ली शपथ। 18 अगस्त को इमरान साबित करेंगे विश्वास मत। नवजोत सिंह सिद्धू ने किया इमरान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए वीजा का आवेदन। कहा भारत सरकार से मिलेगी इजाजत तभी जाऊंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से जुड़ी सेना। कानपुर में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की गंगा टास्क फोर्स की शुरुआत। केरल में बारिश और बाढ़ से हालात बहुत खराब हो गए हैं। अब तक 187 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा केरल को 8,316 करोड़ का नुकसान हुआ है। पटना के शेल्टर होम आसरा में 2 लड़कियों की मौत के मामले में संचालक गिरफ्तार। पड़ोसियों के मुताबिक लड़कियों के चीखने की आवाजें भी आती थी। लखनऊ के मशहूर निजी स्कूल में लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठे। ट्रूथ एंड डेयर गेम के तहत गर्ल्स टॉयलेट में घुसा 8वीं का छात्र। एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में आरोपी बीजेपी नेताओं को झटका। डीएम ने केस वापस नहीं लेने की सिफारिश की। संजीव बालिया ने कहा डीएम को अधिकार नहीं है। सावन के तीसरे सोमवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में मची भगदड़। बाबा गरीबनाथ मंदिर में जल चढ़ाने के दौरान कांवड़ियों में मची अफरा तफरी। 25 कांवड़िए जख्मी। पुणे भारत में रहने के लिए सबसे अव्वल शहर पुणे। टॉप 10 में महाराष्ट्र के 3 जबकि यूपी तमिलनाडु का एक भी शहर नहीं। राजधानी दिल्ली 65वें नंबर पर। टर्की में आर्थिक संकट से रुपए में भारी गिरावट आई है। अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया रुपया प्रति डॉलर। 69 रुपए 62 पैसे तक गिर गई है रुपए की कीमत। और चलिए देशहित की शुरुआत आप 5 बड़े सवालों से। बीजेपी नेता ओम माथुर ने कहा कि 2019 के बाद पूरे देश में एनआरसी तैयार करें। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कहा है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। देशहित में पूछेंगे कि क्या घुसपैठियों को भगाओ 2019 में सत्ता पाओ। 15 अगस्त को भारत को अंग्रेजों से आजादी के 71 साल पूरे होने वाले हैं। आजादी की 72वीं सालगिरह पर पता ये चला है कि अंग्रेजों से आजादी का जो दस्तावेजी सबूत है उसके बारे में किसी को खबर तक नहीं। सवाल ये है कि अंग्रेजों से आजादी का दस्तावेज है कहाँ? यूपी और मध्य प्रदेश के कई मदरसों ने 15 अगस्त को भारत माता की जय से इनकार कर दिया है। यूपी एमपी की सरकारों ने मदरसों से कहा है कि वो जश्न आजादी मनाएं और इस मौके पर भारत माता की जय भी कहें। साथ ही इसके सबूत के तौर पर तस्वीरें भी भेजी हैं। लेकिन मदरसों का कहना है कि उन्हें देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं है। हम देशहित में ये सवाल पूछेंगे कि मदरसों को भारत माता की जय से परहेज है क्या? पाकिस्तान ने पीओके की नीलम नदी के पानी का रुख पंजाब की तरफ मोड़ दिया है। इस वजह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पानी की किल्लत हो गई है। इमरान खान के सत्ता संभालने के कुछ दिन पहले पाकिस्तान की एक काली करतूत सामने आई है। तो क्या ये हिंदुस्तानियों पर पाकिस्तान का पानी बॉम्ब है? केरल में भारी बाढ़ से 187 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के कई और राज्य भी कुदरती आपदा से जूझ रहे हैं। हमारा सवाल ये कि देश को प्राकृतिक आपदाओं से आजादी कब? आजादी के जश्न से ठीक पहले कश्मीर में एक देशभक्त बेटे ने आतंकियों से लड़ते हुए जान दे दी। मगर ये देखकर आज पूरे हिंदुस्तान को बहुत नाज होगा कि शहीद के दोनों बेटे रोए नहीं, बल्कि पापा का पार्थिव शरीर पहुंचने से पहले ही कसम खा ली फौज में भर्ती होंगे और आतंकियों से बदला जरूर लेंगे।
कश्मीर के आतंकवादियों देख लो, इस मासूम की कैप पर लिखा है किंग। वो किंग जिसका नाम साहिल है और जो जम्मू कश्मीर के जाबाज पुलिसकर्मी परवेज अहमद का बेटा है। शहीद परवेज का दूसरा बेटा भी तुम्हारी मौत बनने के लिए तैयार है। बस उम्र थोड़ी कम है, लेकिन इन मासूमों का जज्बा तुम्हारे होश उड़ाने और तुम्हें जहन्नुम पहुंचाने के लिए काफी है। हमारे जो पापा इसने कुर्बानी दी है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, ये कुर्बानी रंग लाएगी जम्मू कश्मीर के लिए। अफसोस भी हो रहा है, फख्र भी हो रहा है। बट मालूम है 12 अगस्त को आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर हुआ था। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के पुलिसकर्मी परवेज अहमद भी टीम में शामिल थे। एनकाउंटर के दौरान आतंकवादियों की गोली से परवेज की शहादत हो गई। शहादत से उनका परिवार और रिश्तेदार सदमे में है, मगर शहीद परवेज के बेटे अपने पिता का बदला लेंगे। बड़े होके अफसर बनना चाहते हैं और अपने पापा का बदला लेना चाहते हैं। जरा सोचिए, इस मासूम ने पिता को आखिरी विदाई देने से पहले ही संकल्प ले लिया है कि वो आतंकवादियों का अंत करके रहेगा। ये सब देखने और सुनने के बाद आतंकवादियों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने अपने ही हाथों अपनी जान नहीं ली तो कश्मीर का बच्चा परवेज अहमद बनकर आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आप देख सकते हैं, आपसे एक सवाल, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? जवाब भी आपको बताते हैं, अगर पता होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार 11 सितंबर 1942 को जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में गाया गया था। हैम्बर्ग के रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में जन गण मन बजाया था। और देशहित में आप बात दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाई के मैदान यानी कि सियाचिन की बात करेंगे। 25,000 फीट की ऊंचाई और -60 डिग्री के तापमान पर सबसे बड़ा दुश्मन है मौसम। सैनिकों के लिए यहाँ की सर्दी में एक एक कदम बढ़ाना पहाड़ पार करने जितना मुश्किल होता है। समस्या देश की है, इसलिए इलाज भी देश में ही ढूंढ लिया गया है। देखिए -60 के शूरवीरों को स्वदेशी फौलादी कवच। सियाचिन में सैनिकों की जान के लिए सबसे बड़ा खतरा है मौसम। -60 डिग्री तापमान में बुलेट से भी ज्यादा खतरनाक है सर्दी। ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर तैनात जवानों को एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम से लैस किया जाता है। सिर्फ 10% ऑक्सीजन वाली इस रणभूमि में अब सैनिकों को सुरक्षा देगा स्वदेशी फौलाद। सियाचिन में सेना की 150 पोस्ट है। यहाँ करीब 10,000 जवान तैनात हैं। जवानों के लिए स्पेशल किट पर हर साल करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्विट्जरलैंड से आयात किया जाता रहा है। इसमें स्पेशल कपड़े, चश्मे, कुल्हाड़ी, स्लीपिंग किट्स, जूते, हिमस्खलन पता लगाने वाले उपकरण और पर्वतारोहण की किट भी शामिल है। सैनिकों की जीवन की रक्षा करने वाले इस सामान को अब देश में ही बनाया जाएगा। ये सामान डोकलाम जैसे इलाकों में तैनात सैनिकों को भी दिया जाएगा। तीन तरफ से पाकिस्तान और चीन से घिरे सियाचिन में 1984 से पहले भारतीय सैनिकों को तैनात नहीं किया गया था। इस पर कब्जा करने की पाकिस्तानी कोशिश के बाद यहां 1984 में भारतीय जवानों ने तिरंगा फहराया। सियाचिन में साल भर में 35 फीट बर्फबारी के बीच पसीना भी जमकर बर्फ बन जाता है, लेकिन सेना की वर्दी और देश प्रेम का जज्बा सिपाहियों को देश सेवा करने की ताकत देता रहता है। अब स्वदेशी ताकत के साथ सियाचिन में तैनात सैनिकों का जोश हिमालय से भी ऊंचा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे सियाचिन की सर्दी को दुश्मनों की गोली से भी ज्यादा खतरनाक क्यों कहते हैं, वो जानिए अब। क्योंकि सियाचिन में 2003 से संघर्ष विराम लागू है। जवानों की जान का दुश्मन होता है ये मौसम। 1984 से दिसंबर 2015 तक 869 भारतीय सैनिक यहाँ शहीद हुए हैं। यहाँ हर दिन सैनिकों को कितनी मुश्किलें आती हैं वो भी जान लीजिए आप। ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ रास्ता धीरे धीरे पार करना होता है। यू कैन बी वेरी क्विक। और बेस कैंप से भारतीय सीमा की सबसे दूर की चौकी इंदिरा कॉल तक का रास्ता 20 से 22 दिनों में जाकर पूरा होता है। बेस कैंप से 20 से 22 दिन लग जाते हैं पहुंचने में। और आपको स्लो चलना है, धीरे धीरे चलना है, यानी ज्यादा मार खानी है। मौसम की सैनिकों को ये रास्ता पैदल तय करना होता है। बर्फ पर सूरज की चमक आंखों को अंधा कर सकती है, इसीलिए सनग्लास का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। इसके अलावा टेंट को गर्म रखने के लिए केरोसिन स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है। सैनिक स्लीपिंग बैग में सोते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से नींद में भी जान जाने का खतरा होता है।
देश हित में अब बात करेंगे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके सैलाब की। बाढ़ और बारिश की वजह से कश्मीर से लेकर केरल तक जनता बेहाल है। सवाल है कि आजादी के 71 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन आपदाओं से देश की आम जनता को आजादी कब मिलेगी? कश्मीर से केरल तक प्राकृतिक आपदा से आजादी कब? दो घंटे की बारिश में क्यों डूब जाती है देश की राजधानी? माया नगरी की रफ्तार को कैसे रोक लेता है पानी? भगवान के घर में भी क्यों नहीं है लोग सुरक्षित? जान बचाने वाले अस्पताल क्यों हो जाते हैं पानी पानी? मॉनसून में पहाड़ों पर क्यों है खतरे में जान? देश में सैलाब आउट ऑफ कंट्रोल। आजादी के 71 साल बाद भी आपदा से आम आदमी को राहत कब? देश में सैलाब किस तरह लोगों की जान का दुश्मन बन गया है, दो तस्वीरों से समझिए आप। छत्तीसगढ़ के धमतरी से लेकर उत्तराखंड के हल्द्वानी तक सैलाब लोगों को डरा रहा है। पहली तस्वीर में एक युवक सैलाब के बीच पुल को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन लहरों में वो बह जाता है। दूसरी तस्वीर में एक बाइक सवार युवक लहरों में बाइक के साथ ही बहने लगता है। उत्तराखंड की तस्वीर को देखिए। यहाँ के काला डूंगी से रामनगर जा रहा ये बाइक सवार सैलाब में फंस गया और सैलाब के साथ बहने लगा। पानी उफान पर था। देखिए किस तरह बाइक के साथ व्हाइट शर्ट में दिख रहा ये शख्स पानी की धार के बीच फंसा हुआ है। हालांकि सड़क किनारे खड़े लोगों ने यहाँ भी युवक को किसी तरह सैलाब के बीच से निकाल दिया। धमतरी से देवेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें, इस साल मॉनसून कई राज्यों में आफत लेकर आया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर केरल तक जल सैलाब दिख रहा है हर जगह। कई इलाकों में हालात बहुत नाजुक है। लेकिन सवाल आखिर में फिर वही कि आम आदमी को आपदा से आजादी कब? तीन तस्वीर तीन अलग अलग राज्यों की हैं, लेकिन हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। हिमाचल प्रदेश में सैलाब अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को बहा कर ले जाने पर आमादा है, तो बारिश की वजह से कई कार पानी में डूब गई। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी नालों में उफान सा आ गया है। जबकि तीसरी तस्वीर केरल की है, जहां सैलाब तो निकल गया लेकिन पीछे छोड़ गया तबाही के सबूत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नाले में ही सैलाब आ गया। खोखर नाले में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर दिख रहा है। नाले में सैलाब ने कई कार तिनके की तरह बहा दिए। मंडी में लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड जारी है। एनएच पर पहले से पड़े मलबे को हटाने का काम चल रहा था, तभी अचानक पहाड़ का हिस्सा नीचे गिर गया। समय रहते ड्राइवर ने जेसीबी को पीछे ले लिया। मंडी में लगातार बारिश से शहर में पानी भर गया। पार्वती वैली में पार्किंग में खड़ी कई कारें डूब गई। उत्तराखंड के चंपावत में भी बारिश से पहाड़ी नाले उफान पर हैं। केरल में अब हर ओर तबाही के सबूत बिखरे पड़े हैं। इडुक्की में बारिश के बीच फरिश्ते रॉकी ने बचाई परिवार की जान। रात 3 बजे कुत्ते के भौंकने से परिवार घर से बाहर निकला। उसी वक्त उनका मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। रॉकी जानवर ही सही, पर मोहनन और उसके परिवार के लिए उसने जो कुछ भी किया उसमें उसका प्यार भी है और वफादारी भी। कैमरामैन लिपिन के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, उडुक्की। अच्छा, आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि इस साल मॉनसून आफत बनकर आया है। मॉनसून के दौरान देश में अब तक, आप हैरान हो जाएंगे जानकर आंकड़ा, 774 लोगों की जान जा चुकी है। केरल में 187 लोग,
यूपी में 171, पश्चिम बंगाल में 170 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, केरल में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। अगले 3 दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने वार्न किया है कि 15 अगस्त को हरियाणा और दिल्ली में बारिश संभव है। और अब बारी देशित पाठशाला की है। सवाल ये कि भारत कितने तरह की प्राकृतिक आपदाएं झेलता है। भारत बाढ़, सूखा, भयंकर गर्मी, भूस्खलन, आंधी तूफान, भूकंप और महामारी जैसी कुदरती आफत झेलता है। इसके अलावा भारत ने पिछले 2 दशकों में कितनी प्राकृतिक आपदाएं झेली हैं? पिछले 17 सालों में भारत ने 300 से ज्यादा कुदरती आपदाएं झेली हैं। अमन, कुदरती आपदाओं की वजह से भारत में कितनी मौतें होती हैं, अगर इसका कोई आंकड़ा? 17 सालों का आंकड़ा है। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कुछ 76,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में प्राकृतिक आपदा की वजह से कितने लोग प्रभावित होते हैं? 17 ही सालों का यह आंकड़ा है। कुदरत की मार से भारत में 1 अरब से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कितना नुकसान? भारत को नुकसान कितना होता है? 2000 से लेकर 2017 के बीच प्रकृति के प्रकोप से भारत को कुछ 4,06,035 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि ये मानसून आफत लेकर आया और वार्निंग है, अगले 2 दिनों में बताया जा रहा है कई राज्यों में फिर से तेज बारिश हो सकती है। चीन से दोस्ती निभाने वाली और अमेरिका को धोखा देने वाली साजिश, इसकी भनक अमेरिका को लग चुकी है। और इमरान की शपथ से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है। क्या है ये साजिश और कैसे इसकी पोल अमेरिका ने खोली, ये देखिए अब। ड्रैगन से दोस्ती के लिए ट्रंप से चीटिंग। पाकिस्तान ने दिया अमेरिका को धोखा। इमरान को बहुत भारी पड़ेगी ट्रंप से दुश्मनी। पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू। इमरान खान 18 अगस्त को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनके शपथ से पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा धोखा अमेरिका को पता चल चुका है। जानते हैं पाकिस्तान की चीटिंग क्या है? आपको मालूम होगा पाकिस्तान इन दिनों सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान को IMF से बेल आउट पैकेज चाहिए, करीब $12 अरब यानी 825 अरब रुपए। कहा जा रहा है कि इसी से पाकिस्तान की हालत सुधर सकती है। लेकिन पाकिस्तान को दाने दाने के लिए मोहताज अपनी आवाम की फिक्र नहीं है। उसे चीन की दोस्ती की चिंता है और इसके लिए वो अमेरिका को, IMF को धोखा देने की फिराक में है। कैसे? इसका खुलासा अमेरिका में हुआ। असल में अमेरिकी सेनेटर्स ने अमेरिका के विदेश और वित्त मंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सीधे तौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका और जिबूती का जिक्र है, जिन्हें चीन से अरबों डॉलर का लोन दिया है और ये देश चीन का कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं। अमेरिका को शक है कि अगर IMF से पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिला तो इसका इस्तेमाल वो चीन को लोन अदा करने में कर सकता है। इसीलिए अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो ने पहले ही इस्लामाबाद को चेतावनी दे दी है और IMF ने भी पाकिस्तान को वार्निंग दी है। चाइना के इस लोन को रीपे करने के लिए, उसकी इंस्टॉलमेंट्स करने के लिए, उसके इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए पाकिस्तान के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नहीं है, वो IMF के पास भागेगा लोन लेने के लिए। अब ये इमरान को तय करना है कि उन्हें करना क्या है। उन्हें चीन से मदद और IMF से बेल आउट में से किसी एक को चुनना होगा, वरना ड्रैगन से दोस्ती के चक्कर में पूरे पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे सरहद पार से हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। जी हाँ, पाकिस्तान जेल से 36 साल बाद गजानन की रिहाई हुई है। जयपुर के गजानन पाकिस्तान की लाहौर सेंट्रल जेल में 36 साल से कैद थे। वो आज जब वाघा बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान आए तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो रो पड़ी। गजानन 36 साल पहले जयपुर से अचानक लापता हो गए। कुछ दिनों पहले तक उनके परिवार को उनके जिंदा होने तक का पता नहीं था। गजानन के लौट आने से परिवार में खुशियां हैं। लेकिन कुलभूषण जाधव और पाकिस्तान अब तक पैतरेबाजी कर रहा है। कुलभूषण जाधव की आजादी कब होगी? यही सवाल आज हिंदुस्तान पाकिस्तान से पूछ रहा है। बहुत ही खुशी, मतलब मैं जिंदगी में खुशी कौन सी, आज मैंने सुबह बहुत
खुशी का आंसू आ रहा है मेरा आज। भाई आज मेरा पति तीज माता बड़ी आई है मेरे को, आज मेरा पति घर लौट का आया। मैं बच्चा को बहुत मेहनत मजूरी करके बहुत पाला छू, रोती जाए जी मजूरी करती जाए जी, ऐसे पाला छू बच्चा को। पहले तो मैं बिल्कुल नहीं सोची थी, पर मेरे को बल्लू पारिक ने, सुरेंद्र पारिक ने मेरे को बोला, बोरा जी ने बोला आपका पति को जरूर घर ला कर देंगे। जब बाद में मेरे को बहुत आशा आ गई थी, भाई कदे लोग मेरे साथ में झूठ नहीं बोला, आए बोला जरूर ले आएंगे। आपको तिरंगामय होते हिंदुस्तान की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के लाल किला की है। यहाँ पर पीएम मोदी के लिए बेमिसाल सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तस्वीर इंदौर की, जहां 12 किलोमीटर का तिरंगा बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तीसरी तस्वीर श्रीनगर की है, जहां स्वतंत्रता दिवस की परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। और चौथी तस्वीर यमुनानगर की है, जहां पर स्पेशल तिरंगा ट्रेन तैयार की गई है, जो 15 अगस्त पर कुछ दूर तक यात्रियों को लेकर जाएगी। पांचवी तस्वीर असम के बक्सा की है, जहां 11,000 फीट लंबा तिरंगा तैयार किया गया है। तिरंगा में पूरा देश। देशहित में सबसे बड़ा सवाल आपसे, सवाल कि क्या आप राष्ट्रगान गाते हैं? क्या आप भारत माता की जय बोलते हैं? और क्या आप अपनी देशभक्ति का टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? देशभक्ति का टेस्ट, बिल्कुल सही सुना। दरअसल यूपी सरकार ने सभी मदरसों को 15 अगस्त पर राष्ट्रगान और फिर भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए कह दिया, आदेश दे दिया। बल्कि यानी भारत माता की जय पर महाभारत तय है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान अपने 72वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां कर रहा है। राष्ट्रगान भी गाया जाएगा और भारत माता की जय के नारे भी लगेंगे। मगर यूपी में माता की जय पर महाभारत के आसार नजर आ रहे हैं। यूपी सरकार और शिया वक्फ बोर्ड ने राष्ट्रगान पर विशेष निर्देश जारी किए हैं। 15 अगस्त को यूपी के सभी मदरसों में तिरंगा फहराया जाएगा। मदरसों में राष्ट्रगान गाएं और फिर भारत माता की जय के नारे लगाएं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने निर्देश जारी किए हैं। यूपी सरकार का कहना है, बिना भारत माता की जय के राष्ट्रगान अधूरा है। शिया वक्फ बोर्ड ने तिरंगे और राष्ट्रगान की वीडियोग्राफी कराने को कहा है। 15 अगस्त को झंडारोहण का जो कार्यक्रम होगा, उसमें राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय का नारा जरूर लगाया जाएगा। और जो इंस्टीट्यूट इसको फॉलो नहीं करेगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। योगी सरकार और शिया वक्फ बोर्ड के आदेश के बाद मदरसों और मौलानाओं में हलचल शुरू हो गई है। अब तक कई मौकों पर ऐसे आदेश मिले हैं। तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान में मदरसों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भारत माता की जय को लेकर मौलाना इसे इस्लाम के खिलाफ बताते हैं। सवाल यह है कि मदरसों को भारत माता की जय से परहेज क्यों है? शिया वक्फ बोर्ड और योगी सरकार के निर्देश से मदरसे परेशान क्यों हैं? क्या योगी सरकार मदरसों का देशभक्ति टेस्ट ले रही है? आपकी कोई हैसियत है तो बताइए, वो कहें। हम उनकी किसी बात का जवाब इससे नहीं देंगे कि उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। सवाल यह है कि देशभक्ति को लेकर ऐसे निर्देश क्यों जारी करने पड़ते हैं, और आजादी का जश्न मनाने के लिए जो बुनियादी चीजें तय की गई है, उस पर किसी को एतराज क्यों है? आखिर सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक और बहस, क्या भारत में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर रोक लगा देनी चाहिए? क्या भारत की जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून बनाने का समय आ गया है? 9 अगस्त को 125 सांसदों ने राष्ट्रपति को इस बारे में कानून बनाने का ड्राफ्ट सौंपा। ड्राफ्ट पर अभी बहस चल ही रही है। इस बीच आज देवबंद के 2 मौलानाओं ने जनसंख्या बढ़ोतरी को जायज ठहरा दिया। साथ ही मोदी सरकार को ब्लैकमेलिंग वाली धमकी भी दे दी। जनसंख्या पर मौलानाओं की ब्लैकमेलिंग वाली धमकी। आबादी पर मौलाना मजहबी कार्ड कब तक खेलेंगे? बढ़ती आबादी से देशहित या मौलानाओं का हित? एक और देश के 125 सांसद जनसंख्या नियंत्रण पर ठोस कानून की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर राष्ट्रपति तक से दखल देने की मांग की है। दूसरी तरफ देश के मौलानाओं को उनकी ये पहल देशहित में नहीं लगती। वो सांसद लोग कानून तो जनसंख्या को रोकने की बात कर रहे हैं। क्या वो अपने घर में पैदा होने वाले बच्चों का कत्ल कर देंगे? क्या वो घर में पैदा होने वाले भाइयों का कत्ल कर देंगे? मौलानाओं की नाराजगी यही तक नहीं है, उन्होंने इसे लेकर मोदी सरकार को ब्लैकमेलिंग वाली धमकी तक दी है। बढ़ती हुई जनसंख्या की फिक्र बहुत दिन से है। हमारी बेचारी इंदिरा जी को बहुत फिक्र हुई थी।
यही फिक्र ले डूबी थी कांग्रेस को, जो अब तक उभर नहीं पाई। अब ये फिक्र सताने लगी है बीजेपी को, जिसके संकेत आप समझ सकते हैं क्या हो सकते हैं। मौलाना के इस विरोध से न तो शिया वक्फ बोर्ड इत्तेफाक रखता है और न ही सियासी पार्टियां। तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? क्या चाहते हो तुम? अपनी जनसंख्या बढ़ाकर क्या हिंदुस्तान में तालिबानी फौज बनाना चाहते हो? क्या हिंदुस्तान में औरंगजेबी फौज बनाना चाहते हो? हिंदुस्तान को क्या एक अलग पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देख रहे हो? अत्यधिक जनसंख्या देश के लिए अभिशाप है और जनसंख्या कंट्रोल होना भी चाहिए, लेकिन यह भी तो सर्वे करना चाहिए कि किस एरिया में, किस पॉकेट में जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या विस्फोट देश के लिए घातक है। लोगों को समझाना चाहिए, उनकी मर्जी के अनुसार किसी पे जोर दबाव नहीं होना चाहिए। जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन स्वेच्छा से, किसी पे बलपूर्वक नहीं। दरअसल देश के कई मौलानाओं का एजेंडा सिर्फ ये रह गया है कि मोदी सरकार की तरफ से देशहित के लिए उठाए जा रहे कदमों का बस विरोध किया जाए, वो चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या फिर मुस्लिम महिलाओं को गैर महरम के हज यात्रा पर जाने का ऐलान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बढ़ती जनसंख्या किस तरह अब देश के लिए बोझ बनती जा रही है, ये आपको जानना चाहिए। भारत के पास दुनिया की लगभग 2.5% जमीन है, मतलब भूभाग जो है वो भारत के पास सिर्फ 2.5% के आसपास है, लेकिन आबादी 18% है। 60 करोड़ लोगों के पास पीने और इस्तेमाल करने के लिए साफ पानी नहीं है। 60 करोड़, समझे आप? 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजाना भरपेट खाना तक नसीब नहीं होता। बढ़ती आबादी से रोजगार की अलग समस्या है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। 1950 में भारत की जनसंख्या 37 करोड़ थी, लेकिन आज 133 करोड़ से ज्यादा है। 2061 तक जनसंख्या अगर इसी तरह बढ़ती रही तो 168 करोड़ होने का अनुमान है, और 2050 तक शहरी आबादी ही 41 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। 2028 तक दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर होगा। मुंबई में तो अभी 1 वर्ग किलोमीटर में 35,000 लोग रहते हैं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले इलाकों में से एक बन चुका है मुंबई। तो 2019 के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा मिशन बताते हैं। पीएम मोदी के लिए 2019 में जीत का ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। बीजेपी की त्रिमूर्ति ने ढूंढ निकाली महागठबंधन की गांठ। 2019 के लिए बीजेपी ने चल दिया ब्रह्मास्त्र। घुसपैठिए भगाओ, 2019 में सत्ता पाओ। हम आपको बीजेपी का ये वजीर वाला दांव बताए उससे पहले देशहित में कुछ जरूरी सवाल। 71 साल बाद भी घुसपैठियों से आजादी क्यों नहीं? हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान फिर घुसपैठियों पर क्यों मेहरबान? सवाल वाजिब है और यही सवाल अब बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। सुनिए बीजेपी नेता ओम माथुर का ये बड़ा ऐलान। 2019 में दोबारा सरकार बनने के बाद हम पूरे देश भर में सभी राज्यों से चर्चा करके एनआरसी लागू करेंगे। ये देश कोई धर्मशाला नहीं है ताकि यहाँ कोई घुसपैठिया आके रह सके। ओम माथुर के इस बयान के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी अपना रुख साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग पहले ही हर जिले को इस बारे में सूचित किए हैं कि भाई अपने यहाँ इस बात को थोड़ा चेक करो कि कितने ऐसे अवैध लोग रह रहे हैं वहाँ पर जिनके कारण सुरक्षा को भारी संकट खड़ा हो सकता है। यूपी में आवश्यकता पड़ेगी तो हम कदम उठाएंगे। बीजेपी के सबसे बड़े दाव के बाद विरोधियों में खलबली मच गई। आपने 5 साल तो कुछ नहीं किया, घुइयां चलते रहे। अब कह रहे हैं लोगों से कि हमको इस नाम पर वोट दो ताकि अगले 5 साल फिर हम घुइयां चलते रहें और फिर कोई नया जो है समाज को बांटने का रास्ता तजवीज करें। जानकारों की माने तो 2019 के लिए ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। बीजेपी जानती है कि ये मुद्दा राष्ट्र के हित से जुड़ा है। घुसपैठियों से आजादी देश का हर नागरिक चाहता है। बीजेपी अगर इस कार्ड को चलेगी तो चुनाव में पार्टी को इसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। एनआरसी का यही मुद्दा महागठबंधन की काट साबित हो सकता है और 2019 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो यूपी के चुनाव में महागठबंधन को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने अति पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश शुरू की है। लखनऊ में अति पिछड़ी जातियों के लिए चुनावी सभाओं का आयोजन हो रहा है। अति पिछड़ी जातियों को सरकार के कामकाज की जानकारी दी जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य सहित बाबूराम निषाद भी इस मिशन में शामिल हैं। राजभर समुदाय को पक्ष में करने के लिए बहराइच में राजा सुहेलदेव के लिए मेमोरियल बनाया जा रहा है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने निषाद, कश्यप, केवट और कहार जातियों के लिए 24 अगस्त को कार्यक्रम रखा हुआ है। यानी कि अति पिछड़ी जातियों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है 2019 के लिहाज से। वैसे यूपी के मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों में आरोपी बीजेपी के नेताओं को झटका लगा है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज दंगा भड़काने के मुकदमे को जिला प्रशासन ने वापस लेने से इनकार कर दिया है। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने दंगों के मुकदमों को खत्म नहीं करने की सिफारिश की है। सांसद संजीव बालियान, विधायक उमेश मलिक ने मुकदमा वापस लेने की मांग की थी। बीजेपी नेताओं की मांग पर राज्य सरकार ने जिला प्रशासन से मुकदमे की वापसी को लेकर 6 महीने में रिपोर्ट मांगी थी। 6 महीने में आप बताएं कि केस वापस ले सकते हैं या नहीं। डीएम ने राज्य सरकार से मुकदमा वापस नहीं लेने की सिफारिश की है। डीएम ने पुलिस रिपोर्ट और अभियोजन अधिकारी की रिपोर्ट को आधार बनाया और इस आधार पर कह दिया कि केस वापस नहीं लिए जा सकते। जिला प्रशासन को कोई अधिकार नहीं कुछ भी कहने का, ये शासन तय करेगा, मुख्यमंत्री तय करेगा। उधर बिहार में अभी मुजफ्फरपुर केस की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी। अब पटना के एक शेल्टर होम की खबरों ने देश को हिला कर दिया है। पटना के आसरा शेल्टर होम में 2 लड़कियों की अचानक मौत हो गई और उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। आसरा शेल्टर होम की संचालिका का पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। सवाल यही है कि आखिर बिहार में अत्याचार के कितने आसरे हैं? नीतीश के सुशासन में आखिर हो क्या रहा है? और आप देश हित में उस शख्सियत की खबर जिन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी आप कह सकते हैं। 10 बार सांसद चुने गए, सिर्फ एक बार चुनाव हारे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो अपनों को भी कबूल थे और विरोधियों को भी कबूल थे। हम बात कर रहे हैं सोमनाथ दा की, सोमनाथ चटर्जी की। आज सुबह कोलकाता में उनका निधन हो गया। हिंदुस्तान की सियासत के सोमनाथ दा नहीं रहे। लेफ्ट के नेता थे लेकिन हर दिल को कबूल थे। पिता निर्मल चंद्र चटर्जी हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे, मगर सोमनाथ चटर्जी ने वामपंथी सियासत को चुना। 25 जुलाई 1929 को असम के तेजपुर में जन्म हुआ। 1971 में सोमनाथ चटर्जी पहली बार सांसद चुने गए। बेहद लोकप्रिय सोमनाथ दा 10 बार सांसद चुने गए। अपने जीवन में वो सिर्फ 1984 में ममता बनर्जी से चुनाव हारे। सोमनाथ दा सीपीएम की केंद्रीय समिति के सदस्य थे। सोमनाथ दा 1968 में माकपा में शामिल हुए थे। 2004 से 2009 तक वो लोकसभा के स्पीकर रहे। 1996 में सोमनाथ दा को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार मिला। 1989 से 2004 तक लोकसभा में सीपीएम संसदीय दल के नेता भी रहे। 2004 में सर्वसम्मति से 14वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए। 24 जुलाई 2006 से लोकसभा टेलीविजन सोमनाथ दा ने ही शुरू कराया। 2008 में यूपीए से सीपीएम ने समर्थन वापस ले लिया था। सोमनाथ चटर्जी ने लोकसभा स्पीकर पद नहीं छोड़ा। इसके बाद सीपीएम ने सोमनाथ चटर्जी को पार्टी से निकाल दिया। सोमनाथ दा के निधन के बाद भी सीपीएम को लेकर परिवार नाराज है। बेटी ने पार्थिव शरीर को सीपीएम के झंडे में लपेटने से इंकार कर दिया। सोमनाथ के पार्थिव शरीर को कोलकाता सीपीएम दफ्तर भी नहीं ले जाने दिया गया। आज कोलकाता के एक अस्पताल में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत सभी दलों के नेताओं ने सोमनाथ को श्रद्धांजलि दी। सोमनाथ दा जैसे नेता सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि देश की सियासत का बड़ा नुकसान है।